नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के यूपीएससी करंट अफेयर्स के वीडियो पर। आज है 2 जुलाई और शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली बात जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से संबंध प्रोत्साहन मतलब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना को जो है उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 2 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए लगभग इसमें यूज किए जाएंगे मतलब लगाए जाएंगे और ये 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करने में समर्थन देगा। तो इसमें कुछ जो घटक हैं वो पहले देख लें कि इसमें जो 15,000 रुपये की वेतन देंगे 2 किस्तों में, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इस पे, है ना। अच्छा, दो इनको जो मतलब मालिक है जो कि नौकरी दे रहा है उनको भी 2 वर्षों के लिए 3,000 रुपये मतलब देंगे इस पे। थोड़ा सा मैं ना इस पे एक जो सर की हैंड आउट्स हैं वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें सबसे पहले जो ये बताया है कि जैसे इनको 15,000 रुपये देंगे, इनको 15,000 रुपये, है ना। इनको 15,000 रुपये दिए। इसके बाद ये जो है इनको भी 3,000 रुपये देंगे, इनको भी 3,000 रुपये देंगे पर मंथ, इनको भी देखिए 3,000 रुपये पर मंथ, है ना। और ये सब जो खाता इनका 15,000 रुपये जाएगा, ये डायरेक्ट बेनिफिट मतलब मैं इसको जो सैलरी मिलता है उनमें ये काउंट होगा, है ना। इसका ये नहीं कि ईपीएफओ में जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये जो 3,000 रुपये इनको भी जो दिए ये ईपीएफओ में जाएगा और इनका ईपीएफओ सरकारी भरेगी मतलब मजदूर का। तो इससे होगा क्या, ईपीएफओ होता है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का निधि होता है जिसमें सर मतलब जो रोजगार दे रहा है मालिक वो भी पैसा भरेगा और जो मजदूर है वो भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा और ये जो पैसा है ये इन्वेस्ट होगा और आपको इससे पेंशन मिलता है ना। तो वो सब होता है इसी से, यही वाले से। तो ये थोड़ा देगी ये थोड़ा देगी, तो वैसे ही होता है। और तो मैंने हम लोगों ने आपने बात कर ही लिया। अब चलते हैं इसके आगे के न्यूज़ की ओर। तो ये देख लिया कि दो वर्षों तक देगी 3,000 रुपये मालिक को। अब देखिए, राष्ट्रीय खेल नीति जो है उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्तुत मतलब मंजूरी दे दी है। तो इसमें क्या क्या है मतलब थोड़ा सा देख लिया जाए कि वैश्विक स्तर पर हम भारत को उत्कृष्ट बनाएंगे, आर्थिक विकास करेंगे। इस पे आर्थिक विकास मतलब जो खेल को लेकर मतलब स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए खेल पर्यटन है उसको लेकर बढ़ावा दिया जाएगा। सामाजिक विकास भी होगा क्योंकि खेलने वाले जो लोग होते हैं वो जनरली देखिएगा आप थोड़े से लोअर कास्ट से ही आते हैं, महिलाओं को होगा। तो इन सभी को भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी, तो इससे सामाजिक विकास भी होगा, है ना, एक जन आंदोलन के रूप में। अच्छा, मतलब ये बोल रहा था सामाजिक विकास में जैसे जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं उन सब में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो सामाजिक विकास है वो तुलनात्मक रूप से कम है वहाँ पर। तो इसीलिए अगर उनको विकास करना होगा तो खेल को अगर हम प्रोत्साहित करें तो वहाँ के जो लोग आएंगे उनका आर्थिक विकास होगा ही ना, उस तरह से है। एक जन आंदोलन के रूप में खेल, इसको एक फिटनेस की तरह देखा जाएगा, जन भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाएगा, है ना, यही सब। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एकीकरण मतलब अब खेलों को सिर्फ ऐसे नहीं मतलब उसको एक पाठ्यक्रम में भी शामिल करने की योजना है। अब इसका महत्व क्या होगा कि भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, भारत एक वैश्विक खेल का महाशक्ति बनेगा और भारत के जो सिद्धांत हैं मतलब विकसित भारत के सिद्धांत उनके तहत इनका जनांशिकी का पूरा लाभ, क्योंकि फिट होंगे ना लोग तो उसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जनांशिकी की ये लाभ जो है उनको भारत को मिलेगा। अब देखिए, भारत ये जो खेल जो है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वो राज्य सूची में आता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसमें मंत्रालय कौन है, खेल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। और इसमें सबसे प्रमुख जो अथॉरिटी है वो भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसमें कुछ योजनाएं भी चलती है जैसे टॉप्स योजना, खेलो इंडिया योजना, फिट इंडिया मूवमेंट। बस हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अनुसंधान और विकास नवाचार रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन योजना को मंजूरी दे दी है सरकार के द्वारा। लॉक क्यों लग जा रहा है बार बार, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान विकास और नवाचार योजनाओं को मंजूरी दे दी है सरकार के द्वारा। तो इसमें यह है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु कम शून्य दरों पर लंबी अवधि के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त की सुविधा दी गई है। मतलब इसमें बताएं तो इसमें कहा यह जा रहा है कि जो नवाचार है मतलब जो साइंटिफिक कम्युनिटी जो एक्सपेरिमेंट करेगी, इसमें कुछ इनोवेशन करेगी, उसको लेकर जो है ना फंड इसमें प्रावधान है 1 लाख करोड़ रुपए का। इसमें जो सनराइज सेक्टर है, सनराइज सेक्टर उसको कहते हैं जो भविष्य में
तेज़ गति से बढ़ने की संभावना है। अभी विकासशील है लेकिन भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रगति करेगी। इसमें ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन या फिर नवीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब। इसके बाद कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जैसे चिप्स का पैकेट खा रहे हैं आप, जो चिप्स तो आलू से बनता है, आलू तो नॉर्मल हो गया लेकिन चिप्स बना दिए तो प्रसंस्कृत हो गया उसको। इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाई ववाई वगैरह वही सब है ना, तो उसको कहते हैं सनराइज सेक्टर। तो उसमें उसको इसमें फंडिंग दी जाएगी। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि इसमें फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए ना हम लोग शून्य दरों पर या बहुत कम ब्याज दरों पर इसको फंडिंग देंगे ताकि वो अपना वित्त पोषण कर सके और उसको अपने फंडिंग मतलब रिसर्च को आगे बढ़ा सके। इसमें ऐसे लोगों को फंडिंग दी जाएगी, मतलब प्रोत्साहित की जाएगी ऐसे लोगों को जो कि अभी बन चुका हो, मतलब अब कंप्लीट चरण में हो, अंतिम चरण में हो, उनको दिया जाने का मतलब प्राथमिकता दी जाएगी उन सबको। इसके बाद इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो इसका क्रियान्वयन जो है वो विशेष प्रायोजन निधि बनाई जाएगी जो कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत स्थापित किया जाएगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका काम ही था कि रिसर्च और विकास को बढ़ावा देना। नाम से ही पता चल रहा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या काम करता होगा। अब देखिए इसका जो है ना अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब आ जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन करेंगे। तो देखिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन गवर्निंग बॉडी जो है उनका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं और इसका नोडल विभाग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसमें करना क्या है, योजना का प्रभाव क्या होगा, कि फंड में जो कमी आती है मतलब नवाचार में, रिसर्च में, तो उसको कमी को दूर किया जाएगा। तकनीकी अपनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। विकास हेतु पूंजी उपलब्ध, पता ही है ये सब है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो कि नए आपराधिक कानून जो आए थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो पारित किए गए थे उनको 1 वर्ष होने को चले हैं। तो इस पर कुछ आया है तो थोड़ा देख लेते हैं इसमें हुआ क्या क्या 1 वर्ष में। तो ई साक्ष्य और ई समन्वय, जैसे अब 11 केंद्र शासित और राज्यों जो है ना उन्होंने ये कर लिया कि अब डिजिटल डेटा को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ई साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य है उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ई समन्वय मतलब भागीदारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से हो रहा है, वही बात है। न्याय श्रुति मतलब अब ना कोर्ट में आपको डायरेक्ट फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं, अब आप डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका जो अभी है द हिंदू में एडिटोरियल आया था उनके अंतर्गत ये समस्या थी कि अभी अच्छी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाई है। इसके बाद है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से क्रियान्वित हुआ है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें जो है 14,000 से अधिक पुलिस स्टेशन इसमें जुड़ गए हैं और 22,000 अदालतें ऑनलाइन हुई है। इससे होगा क्या कि जो क्राइम करेगा, जो भी FIR दर्ज होगा, उनकी जो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के पुलिस ऑफिसर के द्वारा, मतलब स्टेशन के द्वारा, पुलिस स्टेशन के द्वारा, वो इनके माध्यम से होगी, इस पोर्टल के माध्यम से। लेकिन इसकी खामियां एक बताई गई है कि कोर्ट जो है ना इस पोर्टल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है, सिर्फ पुलिस स्टेशन लोग ही अधिक एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये इसकी जो मतलब है कि फीडबैक दिया गया था द हिंदू के एक एडिटोरियल में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण दिया गया इसमें, तो वो तो पता ही है। अच्छा, इसमें देखिए अब कुछ ये बताया कि किसी भी स्टेशन में अब आप FIR दर्ज करा सकते हैं। महिला और बच्चों के खिलाफ जो अगर कृत्य करेंगे उसमें कुछ मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। नई अपराधों को भी शामिल किया गया, जैसे संप्रभुता और एकता अखंडता के खिलाफ जो अगर कृत्य करेंगे उसको अपराध में शामिल किया गया है। मॉब लॉन्चिंग और स्नैचिंग मतलब आपका जो आप पहन के जा रहे हैं गले से कुछ छीन लिया तो वो होता है स्नैचिंग, उसको भी अब अपराध के अंतर्गत लिया गया है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइट्स जो है, साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ऐसा है ना। वन्य जीव और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, इनका ये नाम है। तो वही है, वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 50 वर्ष पूरे हो गए तो मतलब लागू कब हुआ होगा? 1975 में। और देखिए ये स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, मतलब जो ज्वाइन करना चाहे तो उनका स्वागत है, वैसा वाला है ना, आपको ज़बरदस्ती ज्वाइन नहीं कराया जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इस पर यह है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये लाया गया था और उसी के सचिवालय से इसको संचालित किया जाता है। वही जो यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम है वही इनको वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग भी प्रदान करता है साइट्स कन्वेंशन को।
ये जो है 185 देश या क्षेत्रीय आर्थिक संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। कानूनी रूप से यह बाध्यकारी संगठन है, लेकिन ये जो आपके घर के कानून है, राष्ट्रीय कानून है, उसका ये स्थान नहीं लेती है। भारत में भी जो अभी जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1975 में आया था, उनमें भी तो 2021 में संशोधन हुआ था, 2021 में, हाँ। तो उसके अंतर्गत जो हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था उसको साइट्स के अनुरूप लाया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है ना। 2021 नहीं, शायद 2023 में हुआ था संशोधन। अब देखिए इस साइट्स में क्या इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ये है कि ये 40,000 मतलब 41,000 सोच लीजिए, 41,000 से ज़्यादा प्रजातियों की मतलब इस सुरक्षा पर ध्यान देता है। और ये माइक कार्यक्रम इनका ये है। अच्छा, एक जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गया, मुझे लगा पता होगा। ये देखिए, ये करता ये है कि वन्य जीवों और पादपों के नमूनों का जो है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा ना बने, वैसे उन व्यापारों पर नियमन करता है। मतलब मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे चीता जो है वो बहुत कम है, वो नहीं है टाइप से। अब इनका कोई चीता का कुछ यूज होता होगा कि चमड़े से कुछ बनाया जाए, तो बहुत सारे लोग होते होंगे कि भारत के चीता को पकड़ के दूसरे देशों में ले जाएंगे और वहाँ पे बेचने वोचने का, खरीदारी का कारोबार करेंगे। तो साइट्स जो है वो उन्हीं को रोकता है, ताकि भारत में जो चीता है वो विलुप्त ना हो। तो ऐसे बहुत सारे देश होंगे ना जहाँ पे कोई जंतु भी मतलब विलुप्त की कगार पर है, तो उनका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यापार ना हो, उनका विलुप्ति पर संकट ना आए, तो उन्हीं को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, यही साइट्स। यही दिया हुआ है कि इसमें परिशिष्ट क्या है। परिशिष्ट वन में ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं और बहुत ही कम है इनका जनसंख्या। परिशिष्ट दो पर हैं जो विलुप्त नहीं है, लेकिन उनके व्यापार को नियंत्रित करना जरूरी है ताकि भविष्य में विलुप्त ना हो। परिशिष्ट तीन है कि कम से कम एक देश ने उसको अपना संरक्षित घोषित किया है। तो वैसा वाला मतलब इतने जो मेंबर हैं 185 देश, उनमें से एक भी देश में अगर कोई मतलब उसको संरक्षण किया जा रहा है ना, तो उसको परिशिष्ट 3 में डालेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें अब छोटे छोटे खबरों में आता है कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क। नाम ही पता चल रहा है कैप्टिव मतलब पिंजड़ा, और नॉन पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए नहीं है ये। तो वही है कि स्थानीय जो है वो स्थलीय वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क है, जो कि निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ निजी उपयोग के लिए है। ऑफकोर्स नाम से ही पता चल रहा है नॉन पब्लिक। ये खुद से बनाया जाता है, मतलब ये ऐसे नहीं कि जियो बना के देगा आपको खुद से बनाना पड़ेगा ये। अब देखिए क्वाड की विदेश मंत्री की बैठक हुई है वाशिंगटन में। क्वाड यही पता ही है हम लोग को, क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसमें जो है पहलगाम में 2025 में जो आतंकी हमला हुआ था, उनकी कड़ी शब्दों में मतलब निंदा की गई है, ये भी कहा गया है इसमें। क्योंकि एससीओ का जो समिट हुआ था चाइना में, उसमें तो नहीं कहा गया था ना विदेश मंत्रियों के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वाड ने इनकी मतलब निंदा की है पहलगाम हमले की। अब देखिए इसमें ये है क्वाड क्या है। ये स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत को एक मजबूत समर्थन की मतलब देता है। तो ये तो हमें पता ही है, क्वाड का ही ये है। अच्छा, क्वाड में 4 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये है नेगोशिएबल मनी मार्केट साधन है। मनी मार्केट साधन है कि मतलब जो आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसे लेन देन कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कम समय के लिए आपको पैसा का ज़रूरत है, तो आप मनी मार्केट में जाएंगे। तो ये मनी मार्केट्स का एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक साधन है कि कम टाइम में पैसे चाहिए तो आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी कीजिए। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ना, सार्वजनिक बड़े क्षेत्र के बैंक मतलब एसबीआई, पीएनबी, यही सब उन्होंने बहुत ज़्यादा जारी किया है। वही बोल रहा है कि वृद्धि दर्ज की गई है इसको जारी करने में। और ये जो है ये जारी कैसे किया जाता है? ये निर्धारित समय अवधि के लिए एक जमा राशि के विरुद्ध, मतलब उनके पास पैसा है तो उनके विरुद्ध ये डीमैट के रूप में जारी की जाती है। इसे फेस वैल्यू से कम कीमत पर जारी की जाती है। मान लीजिए कि आपको 1,000 रुपये का वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, तो आपको 990 रुपये में आप जारी कीजिएगा, और जब ये वापस आप देने आइएगा तो आपको 1,000 रुपये में देगा। तो आपको कितना होगा प्रॉफिट? 10 रुपये का। तो ये जो है फेस वैल्यू से कम कीमत, 1,000 रुपये दाम है लेकिन जारी किया 990 में। तो वही होता है ऐसे। अब देखिए इस पर यही बोल रहा है कि आरबीआई इसका विनियमन करता है ना। अब प्रोजेक्ट 17A जो है वो उसके अंतर्गत आईएनएस उदयगिरी है। तो ऐसे पूछ सकता है कि आईएनएस उदयगिरी, तो आपको प्रोजेक्ट 17A टिक करना होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मेलन जो है वो नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत, अमित शाह जी के अंतर्गत आती है। उसके अंतर्गत जो है डार्क नेट के जरिए चल रहे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है एनसीबी ने, और यही बताया, और कुछ इसमें खास है नहीं। अब देखिए टर्बियम जो है वो एक एक पदार्थ है, उसमें एक रेयर अर्थ मेटल है
इसमें देखिए, इसमें ये कहा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, भारतीय विज्ञान संगठन, उनके वैज्ञानिक ने लीवर की कैंसर के लिए जो है वो एक चमकने वाले पेपर सेंसर विकसित किया है, जो कि टर्बियम की हरी चमक का उपयोग करता है ये। और इससे जो है ना लीवर का कैंसर का पता लगाया जा सकता है। सोचिए, एक पेपर के माध्यम से आप कर सकते हैं, टर्बियम का पेपर है वो, लीवर कैंसर का पता लगाया जा सकता है। और ये कैसे पता लगाता है? जो लीवर कैंसर है ना, उसमें बीटा ग्लूकोरोनिडेज ये पदार्थ होता है, तो वो उनका पता लगाता है, वो एंजाइम का पता लगाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड है ना, वो 2011 में राष्ट्रीय सौर मिशन के क्रियान्वयन के लिए स्थापित किया गया था इसे। और ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो देख लिए। अब जो मड वॉल्केनो ये इंपॉर्टेंट मुझे तो नहीं लग रहा है, वैसे थोड़ा देख लीजिए। ये जो है ना सबडक्शन जोन होता है। सबडक्शन जोन मतलब, थोड़ा सा मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। जैसे ये एक प्लेट हुआ, सॉरी, जैसे ये एक प्लेट हुआ और यहाँ पर एक प्लेट जा रही है, ऐसे एक प्लेट धंस रही है। मतलब सोचिए, ये प्लेट गतिशील है ना, ये प्लेट गतिशील है, जैसे ये प्लेट गतिशील है और ये भी प्लेट गतिशील है। तो ये जो है ना, यहाँ पर जो जा रही है, ये यहाँ पर जो जा रही है, तो यहीं पर बनेगा मड वॉल्केनो। ये मड वॉल्केनो यहाँ पर बनेगा। तो ये मड वॉल्केनो जो होता है, इसमें ये बोल रहा है कि ये सबडक्शन जोन पे होता है। ये सबडक्शन जोन है, देखिए यहाँ पे सबडक्शन, ये सबडक्ट हो रहा है, प्लेट नीचे जा रही है, तो यहाँ पर ये मड वॉल्केनो का निर्माण होता है। मड वॉल्केनो जो होता है, ये ज्वालामुखी के प्रारंभिक चरण का है। मतलब अब ज्वालामुखी यहाँ से उठेगा, मतलब फटेगा अब टाइप से। अभी ये स्टार्टिंग चरण का ये संकेत देता है। यहाँ से मीथेन जैसी गैस उत्सर्जित होती है। बस इतना ही जानना है ना। ये बोल रहा प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, मानवीय कार्य गतिविधियों से भी हो सकता है। मानवीय गतिविधियों से भी हो सकता है भाई। मान लीजिए नीचे बहुत ज़्यादा लावा वगैरह है और आप वहाँ पे गड्ढा खोद दिए, तो लावा वगैरह है तो वो पिघला के जो वहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे कीचड़ कर देगी ना। तो मड मतलब वही होता है, कीचड़ कर देगी, क्योंकि मतलब मिट्टी के अंदर पानी है, पानी और कीचड़ में अगर गर्म कीजिएगा, खौलाइएगा, तो दोनों मिल जाएगा, तो वहाँ पे कीचड़ का उत्पन्न होगा। तो उसी को कहते हैं मड वॉल्केनो। अब देखिए सबसे लास्ट जो आता है कि थाईलैंड। अब देखिए थाईलैंड का तो हम लोग थोड़ा सा देख लिया जाए। थाईलैंड जो है वो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और कंबोडिया, यही तीनों, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया से बॉर्डर शेयर करती है, और इधर एक मलेशिया से, ये 4 कंट्री से शेयर करती है। तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ दोस्त, यहाँ बताता हूँ, आप हंसते हंसते गिर पड़ेंगे। ऐसा हुआ, ये थाईलैंड और जो लाओस है ना, इनमें मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था। तो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री थे और लाओस के जो वहाँ पे जो मुख्य हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, उनके बीच वार्ता हुई थी यहाँ के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, यहाँ के बॉर्डर इनके डिस्प्यूट को लेकर। और इन्होंने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें की जो लीक हो गई। मतलब उनका जो सीक्रेट फ़ोन कॉल था वो लीक हो गया, और उसकी आधार पर इनको ना अब हटाया गया। मतलब देखिए, थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया, क्योंकि मतलब कुछ ऐसी बातें बोली होंगी, मैंने अच्छे से उसको पढ़ा नहीं था, मतलब शायद न्यूज़पेपर में उस दिन नहीं आया था। तो ऐसी कुछ बातें बोली होंगी जो नैतिकता के लिए ज़रूरी नहीं है, शायद गाली उली दे दी होंगे, ऐसा कुछ है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले में ऐसा हुआ था। तो देखिए थोड़ा इस पर जान लिया जाए कि थाईलैंड है क्या। तो थाईलैंड जो है वो एशिया के धान का कटोरा कहा जाता है। और इसे भारत, म्यांमार, थाईलैंड में ना एक राजमार्ग वो है, वो ये यूपीएससी में आ चुका है 2024 में, 2023 में आया था, सॉरी। ये भारत, म्यांमार, थाईलैंड जो है राजमार्ग, वो भारत के मणिपुर के मोरहे को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के मेई सॉट से जोड़ती है। मणिपुर के मोरहे और थाईलैंड के मेई सॉट, ठीक है, थाईलैंड के मेई सॉट, बस इतना याद रखना है। और देखिए ये जो है ना, यहाँ पर डेथ ट्रायंगल बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे डेथ ट्रायंगल जो है वो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड पे बनता है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये मैं ऐसे बना के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको डेथ ट्रायंगल बोलते हैं। इनको भारत ने दिया था, इसको पहले गोल्डन ट्रायंगल बोलते थे, अब डेथ ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ होता है क्या, यहाँ जो ड्रग्स है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये होता है, मतलब व्यापार होता है। और इसी के कारण एक भारत में जो ड्रग्स का ये आता है ना, यहाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट भारत का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता जताई जाती है कि यहाँ पर ड्रग्स आ सकता है भारत में। तो एक ये भी कारण है, तो इसको कहते हैं डेथ ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। अच्छा, इस्तुमूस, ये ध्यान रखिएगा, इस्तुमूस, ये जो है ना, अभी मैं आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ आपको। एक ये जो है, ये यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो चैनल है,
यहाँ से जो जाता है ये मलक्का स्टेट कहते हैं इसको। यहाँ पे भारत का अंडमान निकोबार है और ये मलक्का स्टेट इसको कहते हैं। तो मलक्का स्टेट से अगर कोई चाइना का शिप जाना हुआ तो ऐसे ही जाएगा, देखिए ऐसे 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 ऐसे। लेकिन भारत का यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार है, अगर भारत चाहे ना तो इसको ब्लॉक कर सकती है इस वाले रास्ते को। तो चाइना क्या सोच रही है कि हम यहाँ से क्यों जाएँ, हमारे लिए यहीं से रास्ता बन जाए। तो ये तो देखिए थाईलैंड के अंतर्गत आता है ये वाला हिस्सा। तो ये चाइना चाह रही है कि यहीं पे इसको काट दें और यहाँ पर एक अलग से रास्ता बना दें, ताकि जो एक सामरिक जो क्षमता है, भारत को सामरिक मजबूती मिली है, उनको ये असफल कर सकें। तो यही जो वो बोलता है, वो जो टाइम है, इसको जगह का नाम है, उसको कहते हैं क्रा इस्तुमुस। यहाँ पर विचार कर रहा है कि एक विकल्प मिल सकता है मलक्का स्टेट का। तो चलिए आज की न्यूज़ पे मतलब यूपीएससी जो करंट अफेयर्स उनका एनालिसिस समाप्त हुआ। आज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ना। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।